सहाबा की नमाजों में आकर बोला करते थे। मौत आई तो मैं हंस के इस्तकबाल करूंगा। इस जिंदगी ने क्यों कोई आया नहीं है अभी तक? मैसेज तो डाला मैंने।
चलो स्टार्ट करते हैं अपन तो। इसको पावर देना, पावर है क्या इसको लगा? अच्छा ये पिन ही गई क्या नीचे? ये दोनों वहां से लेना पड़ेगा तेरे को पहले तो। नहीं वो सब बराबर है, खाली उसको पावर दे। वो दोनों निकाल दे। नहीं, हाँ वो बड़े पिन निकाल दे। ये हाँ ये तो मेरा, हाँ ये भी लगाओ, प्रोजेक्टर को लगाओ। हाँ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्टर ये। या अल्लाह। सबका ये स्टार प्रोग्राम सब याद हो गए क्या? इंटरव्यूअर पूछता, हाँ पहले बोल रहा हूँ मैं, तब बोलना नहीं मेरे को। बाद में बोलते हैं बच्चे लोग, सर थ्योरी नहीं आ रही, प्रैक्टिकल नहीं आ रही। अभी से पढ़ लो ना यार थ्योरी और प्रैक्टिकल, रोज रोज कर लेंगे तो हो जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में करने का, कोड के अंदर ही कमेंट्स लिखना चालू करने का। प्रैक्टिस होती कोड के अंदर ही कमेंट्स लिखे तो।
जैकेट वगैरह पहन के आने का ना बेटी, इतने सर्दी में आ रहा है। जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है सेट का। Collection of unique values, each value can only occurs once in a state। सो मैंने तुमको जो कल डुप्लीकेट तुमको एक असाइनमेंट दिया था कि मैंने को डुप्लीकेट वैल्यूज या वेरिएबल्स निकाल के बताओ। एक एरे दिया था मैंने तुमको, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज इज कॉल्ड एज सेट। सेट में क्या रहता, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज रहते हैं। तुम्हारे पास कांस्टेंट एक नंबर्स का एरे है, समझ लो 1 3 1 4 5 4 7 7। अब इंटरव्यूअर ने पूछा इसमें से यूनिक वैल्यूज निकाल के बताओ। तो यूनिक वैल्यूज पहले तो बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से एक मेथड है सेट का। A JavaScript set is a collection of unique values. Each value can occur only once in a state। मतलब एक वैल्यू एक ही बार अकर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इसने यहाँ पर एक लेटर्स लिखा, न्यू सेट बोला, और ये एक एरे दिया उसका, जो कि एक एरे है कॉमा सेपरेटेड ए कॉमा बी कॉमा सी। और अगर मैंने इसके बाद कॉमा वापस से मैंने अगर ए लिख दिया इसको, तो ये जो सेट के अंदर सेट को अगर लूप अगर प्रिंट करना है, letters dot for each value log value। देखो उसने ए बी सी लॉग किया,
तो ये जो लेटर्स मैंने जो सेट बनाया, ए बी सी लॉक किया, लास्ट का ए लॉक किया क्या? क्यों नहीं किया? उने क्या है? यूनिक वैल्यू। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू। जो भी यूनिक रहेंगे वो ही रखूंगा उन्हें, बाकी सब उन्हें इग्नोर कर दूंगा। तो अब ये नंबर्स एरे को अगर मेरे को यूनिक निकालना है तो मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट यूनिक नंबर्स इक्वल्स टू न्यू सेट, और मैं उसको क्या करूंगा? नंबर्स दे दूंगा। तो ये यूनिक नंबर्स के अंदर अगर मैं वापस से इटरेट करूंगा फॉर ईच लूप लगा के, देखो 1 3 4 5 7 ईच प्रिंट किया मैंने। हालांकि मेरे पास 1 3 1 था, 4 4 दो बार था, 7 दो बार था। तो उसने क्या किया? वो एरे में से अपने को क्या किया? तो जनरली इसको लिखने का तरीका ऐसा है, क्योंकि ये जो नंबर्स एरे है ना, इसको फॉर लिस्ट लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? ये जो यूनिक नंबर्स का डेटा टाइप क्या हो गया? हाँ, स्ट्रिंग कैसा हुआ? नंबर भी कैसा हुआ? इसका डेटा टाइप अभी सेट हो गया, सेट। ठीक है, सेट एक खुद एक डेटा टाइप है, काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया? ये देखो, ये सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स। तो ये सेट ऑफ नंबर को डायरेक्टली हम लोग कंसोल डॉट लॉग नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम लोग कंसोल डॉट लॉग नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना पड़ता है? या तो फिर यूनिक नंबर्स को तुम क्या करो, मैप लगाओ, और मैप लगा के एक दूसरे एरे में डालो। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो है, इसको ये ऐसा एरे लिखो, और ये एरे लिखने के बाद इसको ऐसे 3 डॉट दो। यहाँ पे ये 3 डॉट को क्या बोलते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर तुमने इसको ऐसे करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे तुम इसके साथ, तो भी इन्हें मेरे को लूप लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्प्रेड ऑपरेटर क्या रहता है वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये यूनिक नंबर्स निकालने के लिए, ये देखो, ये एरे के अंदर 1 3 4 5 7 ईच है। तो मैंने एक नंबर्स एरे को न्यू सेट करके 3 डॉट लिख के एक एरे के अंदर डाल दिया। और अब अगर ये यूनिक नंबर का डेटा टाइप दिखेंगे तो ये नंबर, एरे ऑफ नंबर्स रहेगा, बराबर। अभी ये ऊपर लेटर्स का डेटा टाइप क्या है? सेट है वो, सेट है वो, बराबर। नंबर्स का डेटा टाइप क्या है? अभी एरे ऑफ नंबर्स है। तो इंटरव्यूअर ने अगर तुमको पूछा कि यूनिक नंबर निकालो, तो उन्होंने जो भी नंबर का दिया होगा वो नंबर का इधर लिखने का, यूनिक नंबर्स लिखने का, और ये ऐसा, ये सिंटैक्स याद कर दो। स्क्वायर ब्रैकेट डालने का, 3 डॉट डालने का, न्यू सेट और नंबर्स डालने का। ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, खासकर 1.5 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए। सब लोग ट्राई करो। तो मैंने ये फॉर ईच क्यों लगाया था? पहले पहले मैंने फॉर ईच क्यों लगाया था? फॉर ईच क्यों लगाया था? क्योंकि ये सेट जो है ना, ये डायरेक्ट सेट एक ऑब्जेक्ट है। सेट क्या है? सेट क्या है? एक एरे है क्या? तो सेट ऑब्जेक्ट को अगर इटरेट करने का तो मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ। और ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के वास्ते मैंने क्या बोला था? क्या लगाना? हाँ, ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए क्या लगाना बोला था मैंने? फॉर इन क्या फॉर ऑफ? हाँ, क्या रे बाबा, पढ़ रहे नहीं क्या तुम लोग? ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करने के लिए वैल्यू के ऊपर, वैल्यू के ऊपर फॉर ऑफ है, फॉर इन क्या है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है, बराबर। फॉर इन जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर है।
कॉन्फिडेंटली बोलने का, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा ये। एक तो फॉर ईच से भी इटरेट करके बता दिया मैंने, ये तुम इसको अगर इटरेट करने का है तो तुम फॉर ऑफ से भी कर सकते हो। उसके वैल्यूज, अपने को वैल्यूज से मतलब है ना, अगर अपने को वैल्यूज से मतलब है तो अपन क्या कर सकते हैं, लेटर्स डॉट वैल्यूज बोलेंगे ना तो इसके वैल्यूज मिलेंगे अपन को, और फिर अपन ये एक वेरिएबल को असाइन करके फिर अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर अपन इसको डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू टीएक्स यूनिक नंबर्स। जो है दो तरीके बताए मैंने, तो पहले तो मैंने एक नंबर को, एरे को, यूनिक एलिमेंट्स एक एरे के अंदर ही कैसे मिलाना, तो वो ये 2 लाइन इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि तुम लिखेंगे। ये 2 लाइन 3 लाइन याद कर लेना, ठीक है। तो ये 3 लाइन से क्या होता, एक नंबर जो एरे है उसी तरीके का एक नया एरे बनता जिसके अंदर क्या रहते, यूनिक्स वैल्यू रहते। इसके लिए क्या यूज करे वाला है, सेट का यूज करे वाला है। सेट का, सेट एक न्यू डेटा टाइप है, सेट एक काइंड ऑफ न्यू डेटा टाइप है। तो ये जो सेट है, न्यू सेट लिखेंगे तुम तो नंबर्स का एरे। लेकिन अगर मैं न्यू सेट लिख रहा था यहाँ पे और मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा था, मैंने न्यू सेट लिखा है यहाँ पे, ये एरे का नंबर है और न्यू सेट लिख दिया मैंने और इसको कंसोल किया, तो अपने को क्या मिल रहा, तो ये जो टाइप मिल रहा, डेटा टाइप, ये देखो राउंड ब्रैकेट मिल रहा, करली ब्रैकेट मिल रहा, देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट मिल रहा बराबर। तो करली ब्रैकेट बोले तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो एरे है क्या। इंटरव्यू बोलेगा तुम्हारा, ये तो तूने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ये तो तूने सेट रिटर्न किया, मेरे को एक एरे होना बोलेगा उन्हें, तो तुमने क्या करना, ये स्प्रेड ऑपरेटर एक है जो कि क्या करता है, जो भी वैल्यूज रहती है ना उसके अंदर की वैल्यूज क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, ये 3 डॉट ऑपरेटर। तो मैंने क्या किया, जो भी वो सेट के वैल्यू स्प्रेड कर दिया और वो एक एरे के अंदर स्प्रेड कर दिया, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे के अंदर स्प्रेड कर दिया। तो अब मेरे को क्या रिटर्न हो रहा, अभी देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नया यूनिक एरे रिटर्न हो रहा, मतलब मैं एरे को ही एरे में कन्वर्ट कर रहा, बराबर। कोई क्वेश्चन किसी को। और अगर मेरे को इसके वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, एक सेट, मतलब मेरे पास एक एरे नहीं है, समझ लो अभी अभी मेरे पास एक एरे नहीं है, मैंने एक सेट लिया, न्यू सेट ए बी सी ए। अब ये अभी अपन अगर ये एरे होता, अभी ये लेटर्स का क्या है, लेटर्स क्या है, ये सेट है, लेटर्स क्या है, ये सेट है। अब ये अपन ने एरे के अंदर, अगर ये अगर एरे होता तो इसके अंदर नया एलिमेंट ऐड करने के वास्ते क्या लिखते अपन, एरे के अंदर नया एलिमेंट ऐड करने के वास्ते क्या लिखते अपन, पुश लिखते, बराबर। तो ये इसमें पुश नहीं चलता, इसमें पुश नहीं चलता, क्यों, क्योंकि ये सेट है, एरे नहीं है ये क्या है, सेट है, ये एरे नहीं है, ये इसमें पुश नहीं चलता। तो इसमें क्या है, इसमें एक ऐड बोल के है, मतलब लेटर्स, अगर तुमको एक एक लेटर्स डॉट ऐड बोल के लिख सकते तुम, इसके अंदर लेटर्स डॉट ऐड बोल के लिख सकते। तो मैं इसमें ई बोल के ऐड करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ए बी सी ए और ई, ये 5-6 लोग हो गए इसके अंदर। तो एक सेट के अंदर वैसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर सेट बहुत कम यूज होता है, अनलेस तुमको यूनिक नंबर या यूनिक वैल्यू निकालना है तभी अपन ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, नहीं तो बहुत कम, ये तो कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। और अगर ये इसके अंदर के तुमको वैल्यूज चाहिए तो डॉट वैल्यूज के थ्रू मिल जाएंगे तुमको, डॉट वैल्यूज के थ्रू तुमको उसके वैल्यूज मिल जाएंगे। फॉर ईच के थ्रू भी तुम उसको लूप कर सकते हो। और क्या है इसमें, वैल्यूज के थ्रू पूरा रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इटरेटेबल, इटरेटेबल सेट रिटर्न करता है, मतलब हर एक डॉट वैल्यूज के अंदर हर एक वैल्यू मिलेंगी। और फिर बाद में अपन ऑफ ऑपरेटर, ऑफ ऑपरेटर के क्यों यूज करते हैं अपन,
वैल्यूज को इटरेट करने के वास्ते, उसके अंदर के वैल्यूज को लेने के वास्ते, बराबर। वैल्यूज को लेना है तो क्या यूज करते हैं, ऑफ। ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करना है, उसके कीज जो है उसको इटरेट करना है तो क्या यूज करते हैं, इन 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 इन। नहीं रे, देखो ना रे, पढ़ो ना। ऑब्जेक्ट के लिए इन है। स्टेटमेंट थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमको लूप करना है तो इन यूज करते। अगर तुमको, ये भी दोनों भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अगर तुमको वैल्यूज ऑफ एन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट करना है, वैल्यूज होना तो ऑफ यूज करने का, और प्रॉपर्टीज के थ्रू लूप करने का है तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज के थ्रू लूप करना है तो इन यूज करेंगे। अब तुमको ये सेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी दिख रही क्या, नहीं ना, वैल्यूज दिख रहा सिर्फ, बराबर। तो अगर इसको इटरेट करना है तो अपन ने इसको ऑफ ऑपरेटर यूज करे। तो लेटर्स डॉट वैल्यूज के थ्रू तुमको इसके वैल्यूज मिलेंगे, और तुम इसको फॉर लूप के थ्रू इटरेट करके हर एक वैल्यू को मैंने एक टेक्स्ट में असाइन किया, और ये टेक्स्ट को मैंने इनर एचटीएमएल को दे दिया। इसको इनर एचटीएमएल को दे दिया तो देखो ए बी सी ई आया, ए बी सी ई आया। उसने ये जो एक्स्ट्रा का ए है, जो डुप्लीकेट है, वो उन्होंने ऑटोमेटिकली निकाला, क्योंकि सेट जो है वो क्या है, एक यूनिक डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही रह सकते हैं। तुम भले ही उसमें एक एक्स्ट्रा का डुप्लीकेट वैल्यू डालो तो उन्हें उसको निकाल देगा, ओमिट कर देगा, या उन्हें उसको दिखाएगा नहीं, उसको कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आ रहा, करके देखो ये, सब लोग अपने अपने सिस्टम पर करके देखो। हाँ बोलो सर। सर डॉट ऐड से अपने लास्ट में ही ऐड कर रहे हैं ना इसमें, हाँ लास्ट में ही ऐड करेंगे वो। और फर्स्ट ऐड करना है तो कोई ऑप्शन है क्या उसका? वो देखना पड़ेगा, नहीं होगा इसमें। ऐड है, डॉट ऐड है, ऐड द न्यू एलिमेंट टू द सेट, डिलीट है, रिमूव द, हैज है जो कि उसमें एलिमेंट है कि नहीं बताता है, फॉर ईच है लूप घुमाने के लिए, वैल्यूज है उसके वैल्यूज देखने के लिए। यहाँ पे लेंथ एट्रीब्यूट नहीं है, साइज है जो कि उसका रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इतने ही प्रॉपर्टीज है, नहीं है। वैसे ये ऐसा ये डेटा स्ट्रक्चर वैसे कामों के लिए है ही नहीं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह स्टोर करने के लिए। एरे, इसके बदले एरे यूज करना, 90% ऑफ द टाइम्स तुम एरे ही यूज करते हो। और अगर तुमने ये सेट यूज भी करा तो खाली यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए यूज करते हो तुम। बाद में वापस से इसको एरे में यूज, एरे में ही कन्वर्ट करते, जैसे कि मैंने ये नंबर्स का एरे लिया, उसको सेट बनाया, बट सेट बना के स्प्रेड करके उसको वापस से एक एरे बना दिया, वापस से एक एरे बना दिया, फिर यूनिक नंबर्स बना दिया। अब ये यूनिक नंबर्स के अंदर वापस से तुम वो पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट खेलते बैठो। तुमको वो सब ऑपरेशंस करना है तो तुमको वो एरे ही के साथ ही करना पड़ेगा।
हो गया सबका? हो गया सभी का? सब लोग ने प्रैक्टिस कर लिया ये? एक ना मैप डेटा स्ट्रक्चर भी है जिसके अंदर ना हम लोग की वैल्यू स्टोर। देखो डॉट मैप बोल के जो है वो अलग है, राइट? वो एक फंक्शन है। वो क्या है? वो फंक्शन है। वो किस लिए यूज होता है? हाँ हाँ। वैल्यू मैप किस लिए यूज होता है? न्यू एरे रिटर्न करता है उन्हें, वो लूप करके न्यू एरे रिटर्न करता है उन्हें। तो उसके लिए क्या यूज होता है? मैप यूज होता है। लेकिन ये न्यू मैप लिखे तुमने, ऐसा न्यू एम ए पी मैप लिखे, तो ये जनरली ना की वैल्यू पेयर को होल्ड करने के लिए यूज होता है। ये भी बहुत रेयरली यूज होता है। कोई भी उसको इतने डिटेल, मतलब कोई इतने डिटेल में जाता नहीं है, बट टू रिमेम्बर दैट कि इसके अंदर मैप, न्यू मैप लिखेंगे तुम, तो मैप, अगर इंटरव्यू ने कभी कभी पूछा कि ये मैप डेटा टाइप, या फिर न्यू मैप लिखेंगे तुम, तो क्या होता है? तो यहाँ पर ये ना की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। क्या होता है? की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। इसके गेट सेट मेथड्स है, साइज बोल के उसकी लेंथ निकलती है। ये हैज एप्पल्स बोल के, मतलब उसमें वो है कि नहीं है, वो ट्रू फॉल्स आता है। फॉर ईच से उसको अपन उसकी लूप घुमा सकते हैं। एंट्रीज से हम लोग उसके एंट्रीज देख सकते हैं, मतलब कितने वैल्यूज है। तो जनरली एक जो मैप अप, और ये देखो की वैल्यू बोले तो एप्पल्स क्या है? ये वैल्यू एप्पल्स क्या है? ये की है। अपने पास एप्पल की क्वांटिटी क्या है? 500 है। तो इस तरीके से बनानास बनानास मेरे पास 300 है, ऑरेंजेस मेरे पास 200 है।
इस तरीके से अगर तुमको एक की वैल्यू पे स्टोर करना पड़ता है, एक्चुअल में ये ना ये सेट के अंदर स्टोर होता है। मैप के अंदर जो की वैल्यू पेयर स्टोर होता है वो काइंड ऑफ सेट की तरह रहता है। क्या रहता है? सेट की तरह रहता है। तो इस वजह से वो सेट के जितने भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे अप्लीकेबल रहते हैं। मैप होल्ड्स की वैल्यू पेयर्स विद द की कैन बी यूज्ड, can be any data type, where keys can be of any data type. A map remembers the original insertion order of the key, मतलब ऑर्डर में होता है। तो यहाँ खाली डिफरेंस ऑफ सेट और मैप में ये है कि वहां पे ऐड मेथड यूज करके ऐड करते थे, यहाँ पे ये सेट मेथड यूज करके ऐड करते हैं। वहां पे डॉट वैल्यूज बोल के अपने को वैल्यूज मिलती थी, यहाँ पे डॉट एंट्रीज बोल के हम लोगों को ये की वैल्यू ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में मिलता है। ठीक है, तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए रहने दो कि एक मैप कैसे बनाते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लो तुम लोग खुद, बट ये ज्यादा नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर एक न्यू मैप बनाया, यहाँ पे ऐड करने के लिए सेट यूज करते हैं। सेट और उधर के सेट से कंफ्यूज मत हो, ये डॉट सेट ये मेथड है, और ये मैप और अपना डॉट मैप बोल के जो है फ्रूट्स डॉट मैप भी लिखा था अपन ने, फ्रूट्स डॉट मैप लिखा था। ठीक है, ये जो मैप था, ये मैप एक फंक्शन था। ये तीन चीजें देता था अपने को, वैल्यू कॉमा इंडेक्स कॉमा एरे देता था। और इसको हम लोग जब भी करते थे यूज, तो इन्हें जो रिटर्न करता था वो एक न्यू एरे रिटर्न करता था, बराबर रिटर्न करता था, तो एक न्यू एरे रिटर्न करता था उन्हें। तो ये जो मैप का सिंटैक्स है, ये ऐसा एक मैप का सिंटैक्स है। खैर, वो मैप और ये न्यू न्यू कीवर्ड बोले तो जब भी न्यू कीवर्ड लिखेंगे वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा। वो एक क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। न्यू बोले तो, न्यू कीवर्ड बोले तो अपन एक ऑब्जेक्ट बना रहे, जहां पर भी न्यू लिखा आ जाएगा समझ में आ जाना, समझ लेना कि वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसका डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये मैप, ये फ्रूट्स बोल के एक मैप बनाया, मतलब एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बनाया, मैप डेटा टाइप बनाया, वो मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या मैप डेटा टाइप के अंदर अब ये फ्रूट्स फ्रूट्स जो मैप का टाइप है इसका, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो डॉट सेट बोल के लिखते हैं अपन। और अगर वो एलिमेंट को लेना है कि मेरे को एप्पल्स के अंदर की वैल्यू क्या है देना है, तो फ्रूट्स डॉट गेट, और मैं एप्पल्स लिखूंगा तो मेरे को 500 मिलेगा। समझ में आ रहा? और अगर पूरे एलिमेंट्स को लूप करने का है तो ऑफ ऑपरेटर के थ्रू तुम उसके वैल्यूज को लेने के लिए लूप कर सकते हैं। खाली फ्रूट्स डॉट एंट्रीज लिखना। क्या लिखना? फ्रूट डॉट एंट्रीज। जैसा वहां पे सेट के अंदर क्या लिखे थे अपन ने, क्या लिखे थे अपन ने सेट्स के अंदर? लेटर्स ऑफ वैल्यूज लिखे थे ना यहाँ पे। तो मैप के केस में हमको जो भी फ्रूट्स, जो भी उसका वेरिएबल का नाम रहेगा, डॉट एंट्रीज लिख के उसको तुम लोग लूप कर सकते हैं। डॉट एंट्रीज लिख के उसको तुम लोग लूप कर सकते हैं। सेट लिखे तो यू कैन ऐड एलिमेंट टू द मैप विद द सेट मेथड। गेट एलिमेंट इफ यू वांट टू गेट द एप्पल की वैल्यू, ये रिटर्न्स 500 है, देखो इन्हें। साइज चाहिए तुमको मैप का तो साइज से मिलेगा। डिलीट करना है एप्पल्स को, डिलीट हो जाएगा। हैश प्रॉपर्टी, अगर कोई की को वहां पर ढूंढना है तो की एप्पल्स मिल जाएंगी तुमको। देखो यहाँ पे उसने फ्रूट्स को डिलीट कर दिया और फ्रूट्स के अंदर हैज एप्पल्स बोला, तो इन्हें क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे, फॉल्स। मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द की एग्जिस्ट इन द मैप, और अगर नहीं रहेंगी तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर डिलीट कर दे रहे हैं, बाद में उसके अंदर पूछ रहे कि हैज एप्पल्स है क्या, तो वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डिलीट कर चुके हैं अपन उसके ऊपर लाइन में। Object work versus map, not directly iteratable, it is directly iterable, do not have a size property, लेकिन यहाँ पर size property है। Key order, the keys are not well ordered in an object, keys are ordered by insertion in the map, have default keys, do not have default keys, यहाँ पे सब तुमको बताना पड़ता है। तो अगर कोई
मतलब तुम लोग ऑब्जेक्ट की जगह मैप ऑपरेटर भी मैप भी यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर ईच के थ्रू भी तुम लोग उसको, फॉर ईच के थ्रू तो सबको तुम लोग इटरेट कर ही सकते हैं सभी एंट्रीज को। बट अगर तुमको खाली वैल्यूज चाहिए, की वैल्यूज चाहिए, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, फ्रूट्स डॉट एंट्रीज बोल के यूज करके उसके एंट्रीज अपन यूज कर सकते हैं। देखो एंट्रीज यूज किया उसने, तो उसको क्या मिला, एप्पल, पहली एंट्री में एप्पल कॉमा 500, दूसरी एंट्री में बनाना कॉमा 300 और ऑरेंजेस कॉमा 200। इस तरीके से फ्रूट्स डॉट एंट्रीज के थ्रू उसने ऑफ ऑपरेटर यूज किया, तो उसको पूरा 0 पोजीशन की ये वैल्यू मिली, 1 पोजीशन की बाद में ये वैल्यू मिली, फिर बाद में 2 पोजीशन की उसको ये वैल्यू मिली, इस तरीके से। और ये मैप क्या है, खुद एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब देखो ये एरे लिखा, फिर से एरे डाला उसने, फिर से एरे डाला उसने, समझ रहे हैं? इस तरीके से उसने इसको इसको अचीव किया। किसी को कोई क्वेश्चन? टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ अपन ने ऑलरेडी देख लिया। स्मॉल, स्ट्रिंग स्मॉल में और कैपिटल में डिफरेंस है क्या, नहीं है? ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैंने स्मॉल में लिखा और ये स्ट्रिंग एस कैपिटल में लिखा, तो बताया ना रे मैंने तुम लोगों को ये। हम्म हम्म ये स्ट्रिंग में और ये स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? ये नंबर में और ये नंबर में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये नंबर डेटा है, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर होते हैं। लेकिन ये एस कैपिटल लिखेंगे, नंबर का एन कैपिटल लिखेंगे, बी का बुलियन कैपिटल लिखेंगे, और अगर ऐसा लिखने का है तो सबसे इसके पहले क्या लिखना पड़ता, न्यू, न्यू स्ट्रिंग, न्यू नंबर, न्यू बुलियन अगर करना है तो एन कैपिटल रहेगा, बी कैपिटल रहेगा, एस कैपिटल रहेगा, तो ये सब क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। और ये ऊपर के क्या रहेंगे, ये नंबर्स या डेटा टाइप्स रहेंगे, वैल्यू स्टोर करना है। नल और अनडिफाइंड में वैल्यू नहीं रहते। अभी देखो टाइप ऑफ जॉन लिखा तो क्या आएगा, टाइप ऑफ 3.14 क्या आएगा, टाइप ऑफ एन क्या आएगा, हाँ, टाइप ऑफ एन बोले तो नंबर आएगा। ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता इंटरव्यू, ऊपर के ऐसा नहीं पूछता कभी कि 3.14 देंगे उन्हें, तुम क्या करेंगे, टाइप ऑफ नैन क्या रहता, नॉट अ नंबर, मतलब उसका टाइप ऑफ देखेंगे तो क्या है, नंबर है वो। टाइप ऑफ फॉल्स, बुलियन। टाइप ऑफ ये एरे कोई डेटा टाइप है क्या, ऑब्जेक्ट है ना, बताया था ना रे मैंने। टाइप ऑफ ये, टाइप ऑफ न्यू डेट, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का टाइप फंक्शन रहता। टाइप ऑफ माई कार, मतलब अगर ये कार डिफाइंड नहीं है ऊपर, अगर उसको खाली डायरेक्टली तुम टाइप ऑफ माई कार बोल रहे हो और ऊपर डिक्लेयर भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या रहेगा वो, अनडिफाइंड। टाइप ऑफ नल, टाइप ऑफ नल क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहता उसका टाइप। नल बोले तो कुछ भी नहीं, उसका नल का टाइप, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था तुम लोग को पहले भी। ये देखो उसका टाइप ऑफ करके अपन ने प्रिंट किया है यहाँ पे, इनर एचटीएमएल, जॉन इज टाइप ऑफ जॉन, 3.4 is type of 3.4, ये देखो 3.4 is number, nan is number, null is also, null is an object, type of null is an object।
अब ये भी एक क्वेश्चन अभी परसों इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. Primitive data type is the type data type that stores only single value. Single value कौन कौन स्टोर करता? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ये सब क्या है? सिंगल वैल्यू स्टोर करते, तो इसको क्या बोलते हैं? Primitive data types. The type of operator can return one of these primitive types. Primitive data value is a single simple data value with no additional properties and method. कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है उनको, कोई मेथड नहीं है उनको. जैसा कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड रहती है उसको ऐड करने के वास्ते, या फिर एरे के अंदर मेथड्स है पुश गिश करने के वास्ते, वैसे ही डॉट लेंथ बोल के है, प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ बोल के एरे की. तो उस तरीके से ये स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड को कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल रिटर्न्स वन ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं. ये चारों जो है वो नल क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वो प्रिमिटिव है क्या? नल इज नॉट प्रिमिटिव. अनडिफाइंड इज प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो खासकर उन्हें वैसे पूछता है तुमको. प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक फंक्शन बोल के, फंक्शन भी एक डेटा ही है ना. उसको अपन एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड नल. ये तीनों के लिए क्या रिटर्न करता? टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता. और टाइप ऑफ ऑपरेटर डज नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर फंक्शन. फंक्शन के लिए उन्हें ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता, फंक्शन के लिए उन्हें टाइप इसका फंक्शन है बोल के रिटर्न करता. तो मैंने टाइप ऑफ लिखा और एक फंक्शन लिखना चालू करा, फंक्शन माय फंक्शन, ऐसा कर्ली ब्रैकेट, तो इसका टाइप क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा. देखो, टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर एरेज, बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट एरेज आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स. Data type of operator is not a variable, it is an operator. Operators like plus minus के जगह जैसा ही एक operator है इन्हें भी. तो but the type of operator always returns a string containing the type of data. मतलब ये हमेशा क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ये छोड़. ठीक है, ये जो डेट फंक्शंस वगैरह है अनडिफाइंड, ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में कर लो तुम लोग. लेकिन ये अगर तुमने जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर लिखा, तो कंस्ट्रक्टर बोले तो क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है. तो अगर तुमने जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर लिखा तो इसका अगर टाइप ऑफ देखेंगे तुम, तो ये सब क्या हो जाता है? एस कैपिटल में स्ट्रिंग आ जाता है, बराबर. नंबर के डॉट कंस्ट्रक्टर लिखे तो कैपिटल एन में नंबर आ जाता है, मतलब उसका टाइप नंबर आ जाता है. कंस्ट्रक्टर ये अगेन वो क्लास, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लेकिन छोड़ो इसको अभी, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. मेन यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसीलिए तुम लोगों को ये बता रहा हूं मैं. पहले तो ये अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्या रहता है? इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड. मतलब अगर कोई वेरिएबल है जिसको तुमने कोई वैल्यू डिक्लेयर, वैल्यू नहीं असाइन किया, तो वो कार वेरिएबल में क्या वैल्यू रहेगी? अनडिफाइंड वैल्यू रहेगी. एनी वेरिएबल कैन बी एम्प्टीड बाय सेटिंग द वैल्यू अनडिफाइंड. मतलब अगर तुम्हारा कार वेरिएबल है, उसको कुछ और नया कुछ तो भी असाइन करने का है, तो पहले उसको क्या कर देना? अनडिफाइंड एरर, मतलब उसको खाली कर देना. अगर तुमको उसको खाली करना है तो अनडिफाइंड यूज कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं एम्प्टी वैल्यू. एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद
ये देखो, अगर तुमने डबल कोट लिखे, डबल कोट एक अलग चीज है और अनडिफाइंड एक अलग चीज है, ठीक है। डबल कोट बोले तो एम्प्टी वैल्यू, कुछ भी नहीं है, खाली खाली है वो डबल कोट, लेकिन अनडिफाइंड है क्या वो? नहीं है वो अनडिफाइंड। एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज बोथ अ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप, मतलब अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे तुम तो इसका टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा इसका टाइप, और इसमें वैल्यू क्या रहेंगी? ब्लैंक वैल्यू रहेंगी डबल कोट के अंदर। In JavaScript, null is nothing. Null is nothing. It is supposed to be something that does not exist. मतलब null बोले तो unfortunately in JavaScript the data type of null is object. You can consider it a bug in JavaScript that a type of null is an object. It should be null. Actually in a type of null ना null ही रहना चाहिए, but actual में ना वो छोड़ दो। अभी वो जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ नल बोले तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यू कैन एम्प्टी एन ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग इट टू नल, मतलब देखो ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसको पहले इतना बड़ा असाइन किया, पर्सन का कलर, आई कलर वगैरह ये वो, और फिर बाद में उसको नल कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू, बट बट द टाइप इज स्टिल ऑब्जेक्ट। उसका टाइप जो है पर्सन का अभी भी क्या है? अगर अनडिफाइंड कर देते थे तो उसका टाइप क्या हो जाता था? अनडिफाइंड हो जाता था। तो जब तुम पर्सन को नल असाइन कर रहे हो तो उसका अभी भी टाइप क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ही रहेगा। यू कैन एम्प्टी एन ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग इट टू अनडिफाइंड। अगर तुमने देखो ये पर्सन को अनडिफाइंड, तो अब बोथ वैल्यू एंड टाइप इज इसका क्या है? अनडिफाइंड। ऊपर में क्या हो रहा? खाली वैल्यू चेंज हो जा रही नल को, बट टाइप क्या रह रहा उसका? स्टिल ऑब्जेक्ट रह रहा। बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अगर तुम उसको अनडिफाइंड असाइन कर रहे हो तो उसका टाइप क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड भी हो जा रहा है और वैल्यू भी खाली हो जा रही है, एम्प्टी हो जा रही है। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, ये मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अभी तुमको अनडिफाइंड बता दिया, नल बता दिया, टाइप बता दिया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बता दिया। अभी यहाँ पर अनडिफाइंड एंड नल आर द वैल्यू आर वैल्यू sorry are equal in value, are equal in value but different in type। तो क्या बोलने का इंटरव्यूअर को? वैल्यू उसकी कुछ ही नहीं है, मतलब दोनों के अंदर वैल्यू कुछ ही नहीं है। नल भी बोलेंगे तुम तो कुछ भी नहीं रहता, अनडिफाइंड भी बोलेंगे तो कुछ भी नहीं रहता। डिफरेंस क्या रहता है कि उसका डेटा टाइप रहता है। उसका क्या रहता है? डेटा टाइप डिफरेंट रहता है। मतलब ये देखो, अगर मैंने नल ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड करा तो क्या आएगा? फॉल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के डेटा टाइप अलग है। अनडिफाइंड का डेटा टाइप अनडिफाइंड है, नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो दोनों भी अगर मैंने ऐसा ट्रिपल इक्वल टू कंसीडर किया तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर डबल इक्वल टू करेंगा मैं तो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों के अंदर कुछ ही नहीं है, मतलब ब्लैंक वैल्यू कंसीडर करते हैं अपन उसको। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस? तो डिफरेंस एक मेजर यही है कि टाइप ऑफ दोनों का अलग अलग है, ठीक है। टाइप ऑफ अलग अलग है, ठीक है। अगर तुमको एक एरे, अगर तुमको देखना है कि वो एक एरे है क्या स्ट्रिंग है, तो तुम क्या कर सकते हो? इज एरे बोल के मैंने एक ऑप्शन बताया था तुमको, बराबर। अभी तुमको चाहिए कि ये कार्स जो है, ये कार्स का डेटा टाइप क्या है? कार का डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है, बराबर। लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना है कि इन्हें ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऐसा लिखता था तो ये क्या हो जाता था? ऑब्जेक्ट तरीके का, मतलब हर एक को की वैल्यू देना पड़ता था, बट क्या हो जाता था? वो ऑब्जेक्ट हो जाता था, बराबर। तो ऑब्जेक्ट समझता। लेकिन अगर मेरे को ये कार्स ये है कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है, ये देखने का तो मेरे को क्या करना पड़ता था? इज एरे, राइट। कौन सा? मतलब एरे डॉट इज एरे बोलकर एक फंक्शन था, बराबर। और इसको हम लोग कार्स पास करते थे शायद, हाँ? एक तो ये ऑप्शन है कि एरे डॉट इज एरे कर लो, बराबर, और कार्स दे दो। तो उन्हें क्या करेंगे? अगर उसको वो एरे समझ में आएगा तो उन्हें बोलेंगे कि उसका ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे?
उससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा जो डेटा का टाइप है वो ये जो कार्स है वो एक एरे है या नहीं है। दूसरा है कि कार्स द इंस्टेंस ऑफ एरे, ट्रू, ट्रू आएगा। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, है ना, ऑब्जेक्ट भी है ना ये, कार क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। कार्स इज द इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग का ही हो, हाँ, उसके अंदर है लेकिन वो स्ट्रिंग है क्या खुद पूरा कार्स, उसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग है, वैल्यू का डेटा टाइप पूछ रहे क्या अपन, कार्स का पूछ रहे। अगर तुम बोलते थे कार्स ऑफ जीरो बोलता था मैं तो अलग बात थी कि उन्हें ट्रू रिटर्न करता था, कार्स ऑफ जीरो बोलते थे तुम तो मे बी उन्हें ट्रू रिटर्न करता था, वो भी नहीं कर रहा हूँ। वैसे ये इंस्टेंस ऑफ ना वो पूरे एक वेरिएबल पे लगता है, उसके वैल्यू के ऊपर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर चलता नहीं है। तो और ये अगर तुमने स्मॉल भी लिखा ना, इंस्टेंस बोले तो क्या रहता, हमेशा एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस यूज करते, समझ में आ रहा, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए इंस्टेंस यूज नहीं होता, समझ में आ रहा क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोले तो नंबर, स्ट्रिंग, छोटे में एन छोटा, एस छोटा, नंबर, एस अगर बड़ा लिख दिया मैंने तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस ऑफ रहता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट रहता है मतलब एक क्लास बनी रहती है, क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को ये ऐसा समझना जरूरी है कि इंस्टेंस ऑफ जो है हमेशा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगता है, इंस्टेंस ऑफ जो है ये एक ऑब्जेक्ट पे ही लगता है। वॉइड बोले तो तुम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, अगर तुमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो तुमको बताया था मैंने कि तुम क्या लिख सकते हो, ये देखो वॉइड, वॉइड बोल के लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वॉइड लिखा उन्होंने, ये जनरली रिटर्न्स अनडिफाइंड रहता है, वॉइड जो है, वॉइड ऑपरेटर इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन इन रिटर्न्स अनडिफाइंड, ठीक है, ये कोई पूछता नहीं, ये यूज भी नहीं होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, इसमें से कुछ भी यूज नहीं होता है। टाइप कन्वर्जन तुमने देखा, ये मैंने ऑलरेडी पार्स इन, पार्स फ्लोट वगैरह सब बताया है तुम लोग को, ठीक है। पार्स इन, पार्स फ्लोट वगैरह ये अपन ने सब देखा है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, आ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, समझ लो तुम लोग। ये मैं वापस से जो पुरानी चीजें बता रहा हूँ, ये बिटवाइज वगैरह ऑलरेडी तुम लोगों को बताया हुआ है। सिंगल एंड डबल एंड का मतलब क्या है, सिंगल और डबल और का मतलब क्या है, एक्स और क्या है, एंड क्या है, और क्या है, एक्स और क्या है, नॉट क्या है, ये सब मैंने तुम लोगों को बताया है, पहले ही बताया है, डिटेल में बताया है। वापस से तुमको रिवाइज करना है तो ये थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, रिवाइज कर सकते। मेन है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन, तुमको रेगुलर एक्सप्रेशन भी बताया है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये सर्चिंग वगैरह के लिए यूज होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में सर्च करना है, इस तरीके के अगर तुमको एक ऑपरेशंस करना है तो मेजरली तुम लोग क्या करते हो। ओहो, हाँ, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक बार चेक करो तुम लोग, मेरे को ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन अपन करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे सर्च करना है W3 स्कूल, तो क्या होने वाला ये, उन्होंने क्या रिटर्न किया,
6 इंडेक्स, उसका इंडेक्स रिटर्न करा बराबर। टेक्स्ट डॉट सर्च W3 स्कूल का क्या रिटर्न करा उन्होंने, पोजीशन, पोजीशन रिटर्न करा बराबर। सर्च विथ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर मैं W3 स्कूल और आई डालता हूं, यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू डू, अभी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मेरे को लिखना है तो मैंने पिछली बार भी बोला था तुम लोगों को, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एग्जांपल लिख के निकालो तुम लोग वापस से। स्लैश आई लिखे तो क्या हो रहा है देखो, वैसा उसने सेम ही रिटर्न किया, लेकिन यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर हम लोग ने डबल कोट्स यूज किया था, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया था, डबल कोट्स, मतलब स्ट्रिंग सर्च कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ने W3 स्कूल डाला और हमने W को स्मॉल कर दिया, W को स्मॉल कर दिया, तो भी उसने ढूंढा, क्यों, तो भी उसने पोजीशन 6 रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि स्लैश आई जो मैंने लिखा वो केस इनसेंसिटिविटी के लिए लिखा। क्या लिखा, केस इनसेंसिटिविटी के लिए मैंने क्या लिखा, सबसे लास्ट में आई करके, ये करके देखो ये, ये अपने अपने उसमें लिखे, एग्जांपल ट्राई करके देखो ये। W को छोटा करो, बड़ा करो, एक को छोटा करो, एक को बड़ा करो। अपन रेगुलर एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो डबल कोट्स नहीं डालते हैं स्ट्रिंग में, जो मेरे को स्ट्रिंग ढूंढना है उसको डबल कोट्स नहीं डालते हैं। और अगर अपन ने ये स्लैश आई नहीं लिखा तो उन्हें मेरे को रिटर्न करेगा क्या रिजल्ट, नहीं, देखो -1 रिटर्न करा उसने, -1 बोले तो उसको नहीं मिला, अगर उसको नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा। अगर मैं ये इसको W को कैपिटल करता हूं तो मेरे को उन्हें 6 पोजीशन देता है। अगर मेरे को उसको स्मॉल ही रख रख के अगर मैं इसको आई बोलता हूं, आई बोले तो केस इनसेंसिटिविटी के लिए यूज होता है, तो मेरे को उसने भी, फिर भी उसने मेरे को 6 रिटर्न किया। ओके, और अगर मेरे को उसको, तो ये ऐसे आए वगैरह, अभी जैसा कि यहाँ पे रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विथ W3 स्कूल, इन्होंने क्या कर रहा, ये अगर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहा तो डायरेक्ट रिप्लेस हो जा रहा। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट को क्या करा उन्होंने, पूरा स्मॉल लिख दिया और आई डाल दिया। तो यूज केस इनसेंसिटिविटी रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विथ W3 स्कूल, मतलब कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेशन में जहां पर भी स्ट्रिंग को सर्च करने की जरूरत होती है, सर्च करके रिप्लेस करना है, तब हम लोग ये देखो -i बोले तो परफॉर्म केस इनसेंसिटिव मैचिंग, सॉरी आई बोले तो ये सबको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडिफायर्स बोलते हैं। अगर तुमको ग्लोबल मैच करना है, ग्लोबल मैच बोले तो तुमको सभी सभी रिटर्न करना है, मतलब जितनी भी बार वो मैच हुआ है वो सब रिटर्न करना है। तो तुम लोग क्या करोगे, स्लैश G यूज करोगे। देखो अभी टेक्स्ट क्या है, इज दिस ऑल देयर इज, तो अभी मेरे को ये जो, अभी ये जो ये टेक्स्ट डॉट मैच बोल के मैंने फंक्शन ऑलरेडी बताया,
ये मैच के अंदर इज ढूंढना है। अगर मेरे को इज ढूंढना है तो उन्हें क्या करेंगे, इज निकाल के देंगे मेरे को, लेकिन सिर्फ क्या देंगे, पहला इंस्टेंस देंगे उसका, बराबर, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इज देंगे, बराबर। लेकिन मेरे को जितने भी इज है वो सबको निकालना है, मतलब ये इज यहाँ पे मिल गया उसको, बराबर, आई एस, ये वाला इज भी निकालना है मेरे को, जितने भी इज है। तो मैं अगर ग्लोबल सर्चिंग करूंगा /g, तो उन्हें क्या करेंगे, मेरे को जितने भी ये इज, ये पहला ये तो नहीं निकाला उसने, हाँ ठीक है ना, पहले तो जी करके देखता हूं मैं। तो जी करा तो मेरे को दो इज मिले उसको, जो कि छोटे छोटे थे। और अगर मैंने /i किया और /g किया, /g और फिर /i, दोनों को कैसे यूज करते हैं एक साथ, दो एक साथ यूज क्या, अच्छा ये ऐसा आई जी लिख देने का, आई जी लिखा मैंने, तो देखो उसने जितने भी स्ट्रिंग मैच हो रहे हैं, पहला सबसे पहले इज भी मैच हुआ वो भी दिया, फिर बाद में धिस का आई एस मैच हुआ वो भी दिया, और ये भी दिया। तो इस तरीके से मैंने केस इनसेंसिटिविटी भी किया, और ग्लोबल से मैंने जितने भी उसके अकरेंस थे वो सब मैंने निकाले। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन से तुम लोग majority of the time you have to use regular expression, majority of the time you have to use regular expression, क्योंकि हम लोग जनरली केस इनसेंसिटिविटी तो यूज ही करते हैं। प्लस ग्लोबल सर्च बोले तो ग्लोबल के लिए जी है, जी मॉडिफायर है, ये जी मॉडिफायर बोले तो जितने भी उसके अकरेंस है वो सब उन्हें रिटर्न करता है, जितने भी अकरेंस है वो सब रिटर्न करता है ये /g बोले तो। और m बोले तो मल्टी लाइन मैचिंग करता है, मल्टी लाइन मैचिंग बोले तो तुमने अगर \n वगैरह दिए तो उन्हें ये देखो, उन्हें मतलब ये न्यू लाइन कैरेक्टर वगैरह भी आ गया तो भी उन्हें उसको उसके अंदर मल्टी लाइन के अंदर ढूंढ के निकालता है उन्हें उसको। तो मल्टी लाइन के लिए /m मल्टीफायर यूज कर सकते हो। और रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स, अगर तुमको पैटर्न चाहिए तो पैटर्न के लिए तुमको अगर ए बी सी डी कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर उसने ए बी सी डी कैरेक्टर के लिए दिया हुआ है, मेक जितनी बार एच आया हुआ है वो चाहिए। अभी जैसा कि ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है तुमको, तुमको क्या करना है, ईमेल आईडी का, ईमेल ईमेल आईडी रेगेक्स, रेगेक्स जावास्क्रिप्ट पे, अगर ईमेल आईडी में क्या रहता, ईमेल आईडी में सबसे अपन ने सोचे अगर ईमेल आईडी कैसा रहता है तो क्या रहता, स्टार्टिंग में क्या रहता, या तो अपर केस ए से जेड रहेगा, नहीं तो लोअर केस ए से जेड रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, अल्फाबेट्स रहेंगे या नंबर्स रहेंगे, नंबर्स बहुत रेयरली रहते, नहीं तो नंबर डिजिट्स भी रह सकते हैं, या तो 0 से 9 रहेंगे, या तो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं रह सकते हैं। और फिर बाद में एक डॉट रहेगा, एक मतलब पहले @ रहेगा, फिर बाद में उसका डोमेन नेम रहेगा, फिर बाद में डैट रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड ईमेल आईडी, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड माई साइट @or.com, gmail.com, u.me.net.com, ये सब क्या है, वैलिड ईमेल आईडी है। और इनवैलिड ईमेल आईडी बोले तो तुम @ डाल रहे नहीं बीच में, तुम @ डाल दे रहे तुरंत डॉट डाल रहे, बराबर, ये सब क्या है, इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस है, इनवैलिड। तो अगर तुमको इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा बना है, सिंपल नहीं बना सकते अपन।
ये देखो, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ईमेल के लिए। इसने बहुत बड़ा बनाया और स्पेशल कैरेक्टर यूज किया। तुमको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है यार। चलो फोन नंबर वैलिडेशन का करते हैं। ये ईमेल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तुम लोग कॉपी पेस्ट कभी भी यूज कर सकते हो, कॉपी करके उसको चेक कर सकते हो। फोन नंबर वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। फोन नंबर के लिए सिंपल है। स्टार्टिंग में ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो अगर तुमने फोन नंबर कोई भी गलत दिए तो इन्हें गलत बोल देगा। तो देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका फोन नंबर का। तो ये जनरली ना वैलिडेशन के लिए यूज होता है। उन्हें क्या बोल रहा है कि पहले 3 डिजिट, ये जो 0 to 9 हो सकता है, 0 to 9, पहले के 3 डिजिट 0 to 9 हो सकते हैं। बाद में तुम डैश डाल सकते हो। मतलब पहले 3 डिजिट जनरली जो होते हैं कंट्री कोड के लिए होते हैं, +91 बोले तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा नंबर, बराबर। तो ये जो 3 डिजिट है, उन्हें क्या बोल रहा है कि पहले के 3 डिजिट 0 से 9 हो सकते हैं, और प्लस का तो ठीक है उसने नहीं दिया। बाद में वो बोल रहा है कि नहीं, नहीं ये प्लस नहीं कंसीडर कर रहा है, वो 0 to 9 ही हो सकता है। तो मेरा नंबर है 887। ऐसा मैं ऐसा डालता हूँ, फिर मैं स्पेस डाल सकता हूँ, बराबर। नहीं नहीं, स्लैश बोले तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का स्लैश है। ये जो स्लैश है, क्वेश्चन मार्क के बाद तुम या तो डैश दे सकते हो या स्पेस दे सकते हो, दोनों भी चलेगा। 887960 बराबर। हम जनरली ऐसा फोन नंबर लिखते, राइट। तो इन्होंने क्या करा, इसमें डैश अलाउ करा। फिर बाद में और 3 डिजिट और डैश अलाउ करा, और लास्ट में 4 डिजिट। तो ये क्या है, एक वैलिड फोन नंबर है। ये क्या है, एक वैलिड फोन नंबर है। या तो तुम डायरेक्टली तो चलेगा, मतलब अगर तुम इसको 8879603960 भी देंगे तो ये तो चलेगा। देखो ना इसको मैच करके। तो जनरली अभी अपन क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली ये सर्च के अंदर अपन क्या कर रहे थे, इसको अभी अपन क्या करेंगे, मैच यूज करेंगे। मैच क्या करता है, अगर मिला तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ। ठीक है, मेरा फोन नंबर एक वेरिएबल में लेता हूँ। नंबर डॉट मैच लिखूंगा मैं, और इसको अंदर क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैच बोला, क्यों नहीं, क्या बोल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन डालो नहीं तो स्ट्रिंग डालो। तो हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन या तो ये फोन नंबर डायरेक्टली डाल सकता हूँ, या फिर ये पूरा कॉपी करके डाल सकता हूँ, कुछ भी डालो। रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्लैश स्लैश से चालू होता है ये। मतलब ये देखो, ये बैक स्लैश से चालू हुआ। ये वाला देखो, W3 स्कूल को भी क्या करा था अपन ने, ये बैक स्लैश डाला था पहले, और फिर ये बैक स्लैश डाला था, बराबर। तो डायरेक्टली डालो, या फिर एक वेरिएबल। बेटर है हमेशा कि एक वेरिएबल में लेके तुम लोग उसको डालना। तो अभी अपन ने जो 8879 का जो नंबर है, वो उसको अपन वैलिडेट कर रहे हैं। तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ। नंबर डॉट मैच इज नॉट अ फंक्शन, इसको कैसे यूज करते हैं फिर। इनपुट टेक्स्ट वैल्यू डॉट मैच, हाँ। ये देख, इसने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन को उसने पहले 8879 लिखा, फिर ऊपर पहले को 3 डाला, जैसे थे ना इंडेक्स, उसने 0 दिया। और इसको मैच, मतलब ये मैच हो गया है, मतलब अगर ये मिला मतलब मैच हुआ। और अगर मैं इसके अंदर और एक 8 डालता हूँ, तो इन्हें क्या करता, नल रिटर्न करता। अगर उन्हें मैच नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा।
उन्हें अभी रेगुलर एक्सप्रेशन 9 से बढ़ दिया ना मैंने। मैं अगर इसको यहाँ पे डैश डालता हूँ, यहाँ पे भी डैश डालता हूँ, तो भी इन्हें चलेगा बराबर, मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट रिजल्ट देगा इन्हें। और अगर मैंने एक और डैश डाल दिया तो इन्हें क्या करेंगे, मेरे को नल रिटर्न करेंगे। मतलब मेरे को जैसा पैटर्न होना था वैसा तुमने मैच नहीं करा बोल रहा है बराबर। तो इस तरीके का जो पैटर्न होता है, जैसा कि तुमने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिए, वो टेक्स्ट बॉक्स को नंबर है क्या नहीं है मैच करने को वगैरह वो यूज होता है। अगर तुमको प्लस वगैरह साइन पहले चाहिए तो तुमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस और क्वेश्चन मार्क डाल देना, फिर बाद में 2 डिजिट होना +91 रहता, फिर बाद में तुम और डैश डाल सकते हो, फिर बाद में 4 डिजिट ऐसा उसने डाला। तो इस तरीके के अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन, अलग अलग तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग यूज केस को हैंडल करने के लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है एक पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है, एक तरीके का पैटर्न जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिड है क्या नहीं है ये देखने के लिए यूज होता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का भी काम बहुत होता है। लेकिन तुमको ये सब ब्रैकेट्स क्यों यूज करें, अभी देखो अपन ने 0 to 9 बोला तो वो जनरली ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं अपन। ए से बी तक के होना तो ब्रैकेट में डालते हैं। अल्टरनेटिव या तो एक्स रहा तो चलता या तो वाई रहा तो चलता। मेटा कैरेक्टर बोले तो तुमको इसके अंदर डिजिटिच होना, खाली फाइंड डिजिटिच करने का तुमको तो /d। अगर तुमको वाइड स्पेस फाइंड करने का है, मतलब अगर एक स्पेस रही तो चलता, तो क्या करने का, /s करने का। तुमको बोल्ड करके मैच करने का, मैच फाइंड अ मैच एट द बिटवीन ऑफ द वर्ड लाइक द /b वर्ड और एट द एंड ऑफ द वर्ड /b, मतलब ऐसा कुछ तो भी मैच करने का है। यूनिकोड कैरेक्टर, क्वांटिफायर्स, ठीक है। सर ये सब ना, और उसमें एक टेस्ट मेथड है। टेस्ट मेथड क्या यूज करते हैं कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट पास करता है कि नहीं करता है। सिंस ई इज इन द स्ट्रिंग द आउटपुट ऑफ द कोड विल बी ट्रू। मतलब ये देखो, ये अगर जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे मैच के जगह ना अपन क्या कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं, क्या लिख, सॉरी टेस्ट, सॉरी टेस्ट भी लिख सकते हैं, टेस्ट। तो इन्हें भी क्या करेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये फोन नंबर और ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रहा क्या, ये देखेंगे। और अभी क्या करेंगे इन्हें, अभी इन्हें क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्या कर रहा है ये, क्यों नहीं कर रहा है, इसका सिंटेक्स अलग है टेस्ट का। अच्छा, पैटर्न डॉट टेस्ट है, मतलब ये सिंटेक्स नहीं है उसका। फोन नंबर डॉट टेस्ट, क्या टेस्ट करने का मेरे को, नंबर को टेस्ट करने का। तो इस तरीके से इन्हें क्या करेंगे मेरे को, ये मेरे को क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स रिटर्न। अगर ट्रू रहा तो अपन क्या करना, मैसेज दिखा देना यूजर को कि ये नंबर वैलिड है, नहीं तो फॉल्स दिखाना कि ये नंबर इनवैलिड है, तूने बहुत गलत नंबर एंटर किया, उसको करेक्ट कर। तो उसको कैसे करेंगे, तुम एक इनपुट बॉक्स लेने का, इनपुट बॉक्स में टाइप नंबर लेने का, वो नंबर का क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू लेंगे, मतलब वो वैल्यू को ये टेस्ट फंक्शन में डालेंगे, और ये फंक्शन में डाल के अपन उसको टेस्ट करेंगे कि वो वैलिड फोन नंबर है क्या नहीं है। जब फॉर्म वैलिडेशन करते हैं हम लोग जनरली, तुम लोग अगर 10 डिजिट की जगह 11 डिजिट नंबर डालते तो वो क्या है, इनवैलिड नंबर है। तो उसको अपने को यूजर को बताना पड़ेगा ना, इनवैलिड लेने का चाहिए ना वो इनपुट। तो उसका उस सिनेरियोज में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके। अब ये कैसे बनाना, 80% ऑफ द टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन तुमको ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन तुमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फोन नंबर, फॉर ईमेल, कभी कभी इंटरव्यूअर बोलता कि तुम ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को लिख के बता, तो तुमने एक ईमेल का सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन याद कर लेना, ये ईमेल का रेगुलर,
ईमेल और फोन नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन याद कर लेना, और वो कैसे बनाया हुआ है एक बार यूट्यूब वगैरह पे देख लेना डिटेल में। कुछ ज्यादा है नहीं, तुमको ये समझना पड़ता, पहले 0 से 9 नंबर ले रहा हूं बॉस, ठीक है, वो 3 डिजिट मैक्सिमम रहता, करली ब्रैकेट बोले तो कितने डिजिट तक रहता उन्हें, मैक्सिमम 3 डिजिट रहेगा। फिर बाद में डैश रहना कंपलसरी है ये रेगुलर एक्सप्रेशन में। फिर बाद में वो क्वेश्चन मार्क बोले तो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट करता उन्हें, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट करता। फिर बाद में वापस एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा कि 0 से 9 नंबर लगेगा और उन्हें भी क्या रहेगा, 3 डिजिट रहेगा। फिर बाद में और क्वेश्चन मार्क, फिर बाद में और डैश लिखा और एक बार क्वेश्चन मार्क लिखा और बोला कि 0 से नंबर 9 रहेगा और 4 डिजिट का रहेगा करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना और इन्हें क्या कर रहा रेगुलर एक्सप्रेशन का, ये इंटरव्यूअर को कभी कभी बताना पड़ता। तो ये जो फोन नंबर का रेगुलर एक्सप्रेशन है ये याद कर देना, ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन याद कर देना, और उसको वो कैसे वर्क कर रहा है वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा, वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूट वगैरह को कंप्लीट रेफरेंस गाइड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर है, मतलब डिटेल में अगर तुमको रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न वगैरह पढ़ना है तो तुम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। मेटा कैरेक्टर्स कितने हैं, क्वांटिफायर्स कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, कुछ डिप्रिकेटेड हो गए हैं, मतलब तुमको जब ये काम में आएगा तब तुम देख सकते हो, बट इट इज ओके। एटलीस्ट तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन से ये चीजें होती है। प्रेसिडेंस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मैंने बताया है तुम लोग को, बॉडमास रूल फॉलो करता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स रहेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट रहेगा, डॉट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या ये प्रेसिडेंस। जनरली बॉडमास रूल याद रखो प्रेसिडेंस के लिए। एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये अपन कल से लेते हैं। तो अभी और 2 लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर में अपने 3, चलो ये हफ्ता हम लोग ये बाकी के बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे, और इससे यहाँ पर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ये रिपीटेड ये चीजें आने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में 80%। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, और इसके बाद ये हफ्ता अपन ये खत्म हो जाएगा अपना, उसके बाद हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर बताया मैंने, डीस्ट्रक्चरिंग बताया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये वो सब हम लोग थोड़ा सा और करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और फिर बाद में हम लोग रिएक्ट चालू करेंगे। रिएक्ट के लिए एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और रिएक्ट पे तुमको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स पता रहना, और रिएक्ट में तुमने वेबसाइट्स बनाना, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, इसके आगे का अपन कल करेंगे, ओके।